तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए शादीशुदा जोड़े के जरिए उसकी तकमील का इंतज़ाम फरमाया। पैदाइश से पहले ही माँ के पेट में अव्वल रोज़ से ही बच्चे का रिस्क, उसकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा, उसके एहसासात और उसके ख्यालात, उसकी फ़िक्र और सोच परवान चढ़ने लगते हैं। माँ की सोच और उसके जहनी और फ़िक्री ख्यालात और उसकी बातचीत का अंदाज़, उसका खाना पीना, हर चीज़ जो है वो अंदर बच्चे के ऊपर असरात मुरतब करती है। चुनांचे इन तमाम चीज़ों का अगर शुरू में ख्याल रखा जाए तो बच्चे पर उसके बेहतरीन असरात पड़ते हैं और उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए और बच्चे के लिए ये तमाम चीज़ें जो है एक अहम रोल अदा करती हैं। तो इन्हीं तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल फातिमा साहिबा, जो कि डीन हैं स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल जामिया हमदर्द की। आइए उनसे जानते हैं कि दौरान हमल खवातीन को क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि उनकी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब हों। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि हमल के दौरान खवातीन खुद अपनी देखभाल कैसे करें? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा तनवीर साहिबा, मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। आपने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक चुना है और ख़ास तौर से चूँकि हमारी उन बहनों के लिए है जिनको मेडिकल नॉलेज या तो है नहीं या फिर जो है उसका एक्सेस नहीं है। आपने उनको घर बैठे एक एक्सेस दे दिया है कि वो कम से कम अपने बारे में पहले तो जान सकें। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो घर में अपना ख्याल कैसे रखें। मैं उन सब से पहले ये बताना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर हर तरह की लेडीज़ हैं और मैं चाहती हूँ कि हर ग्रुप की लेडी अपने बारे में जानती हो। उसे पता होना चाहिए प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी के साथ में कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हर एक को पता होना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि उसे कब हॉस्पिटल जाना है, कब उसे ख़्याल रखना है। तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं बताना चाहूँगी उनको। कि पहली बात तो ये है कि आम ज़बान में हम सबको मालूम है कि प्रेगनेंसी जो है एक 9 महीने का एक प्रोसेस है जो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन 9 महीने से पहले अगर होता है तो उसको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं या प्रीमेच्योर लेबर कहते हैं, या फिर अगर टाइम गुजरने के बाद में ये टाइम अगर हफ्ता 10 दिन या 15 दिन तक अगर लेट हो जाता है तो पोस्ट मेच्योरिटी हम कहते हैं। तो ये सब हम वाकिफ़ हैं लेमन लैंग्वेज में। लेकिन हमें एक चीज़ और है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम सबको पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के अंदर पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो अब ये पीरियड्स आने जो बंद हो जाते हैं तो इसकी जो डेट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। हर लेडी को ये पता होना चाहिए कि जब उसकी प्रेगनेंसी हो रही है तो उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब ये है कि उसको आखिरी बार जो मेंसेस हैज़ या माहवारी या महीना जो आम ज़बान में कहते हैं वो कब आया था। कब आने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट कहती है कि मुझे अक्टूबर में जो है पीरियड आया था। तो हम उससे दूसरा सवाल करेंगे कि अक्टूबर की किस तारीख को शुरू हुआ था। तो जिस दिन आखिरी बार वो शुरू होता है दैट इज़ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। एक लेडी हो सकता है ये कहे कि मुझे जो है 1 अक्टूबर को पीरियड आया था और मुझे 20 दिन तक वो पीरियड चलता रहा। तो हम 20 अक्टूबर नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर यानी एलएमपी जो है उसका हमने मेंशन कर लिया 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेकर 9 महीने तक, यानी अगर हम देखें तो 1 जुलाई तक उसके 9 महीने पूरे हो जाएंगे। तो लेडीज़ को ये पता होना चाहिए कि उनके 9 मंथ उनके हिसाब से कब कंप्लीट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो 1 महीना आगे से काउंट करती हैं, तो वो घर में बैठी रहती हैं और वो पता चला 10 महीना हो जाता है उनको, तब वो आती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि उनको प्रेगनेंसी के बारे में ये पता होना चाहिए कि उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब है, उसके बारे में। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, जो उन लोगों को पता होना चाहिए लेडीज़ को, मैं एक आम ज़बान में बता रही हूँ बिल्कुल, कि हमारी जो प्रेगनेंसी होगी, इस प्रेगनेंसी में मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत है, किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत है,
या किसी को दिखाने की जरूरत है, या फिर मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मुझसे ये कहा गया है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी प्रेगनेंसीज हुई हैं, तो आपकी भी जो प्रेगनेंसी है आप इसको दाई के जरिए ही करा लें। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल विजिट्स। इंस्टीट्यूशनल विजिट का मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहाँ एक सेटअप है, जहाँ डॉक्टर है, नर्स है, मिडवाइफ है, वहाँ जाकर एक बार अपना नाम लिखवा लेना, अपने आप को बता देना, ये इंस्टीट्यूशनल विजिट कहलाते हैं। तो कहीं भी जहाँ जैसी फैसिलिटी है, कोई गांव में है, कोई शहर में है, किसी की अप्रोच सेंटर तक है, किसी की अप्रोच गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक है, कुछ लोगों के पास अल्लाह ताला ने बहुत उनको जो है नवाजा है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने वालों की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है उन लोगों की जो नहीं जा पाते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूशनल विजिट के बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आपको कम से कम अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान 4 विजिट ज़रूर हॉस्पिटल में करने हैं। अब ये 4 विजिट जो हैं, क्या ऐसा कर लेना है जैसे ही हम प्रेग्नेंट हुए तो हम हर हफ्ते जाकर 4 महीने 4 विजिट पूरे कर लें, या इस पूरे 9 महीने के दरमियान कौन सा आइडियल टाइम है जो अवॉइड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी तमाम बहनों को ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी को जो 9 महीने की है इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। ट्राई मतलब 3, मिस्टर मीन्स सेशंस। तो 3 सेशंस या 3 ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो एट लीस्ट 1 सेशन शुड बी विजिटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में उनको जाना है। एक विजिट जो है उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो पहला ट्राइमेस्टर कब है? फर्स्ट 3 मंथ्स। दूसरे 3 मंथ्स यानी 3 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान जो है, आमतौर पे आसानी के लिए हम अब कहते हैं कि ट्राइमेस्टर में 5 महीने ही लीजिए आप। 3 महीने के दरमियान एक विजिट, अगले 2 महीने के बाद एक विजिट, और उसके बाद में फिर आपको जो है खास तौर से जो तीसरा बच्चा है सॉरी, उसमें आपकी 2 विजिट होनी चाहिए, मिनिमम 2 विजिट होनी चाहिए। यानी जो पहली विजिट हुई है उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको जो है दूसरी विजिट करनी है, दूसरी विजिट के 2 महीने बाद आपको तीसरी विजिट करनी है, और चौथी विजिट डिलीवरी से तकरीबन एक्सपेक्टेड 15 दिन पहले आपको जरूर जाना है। ये मिनिमम है। अदरवाइज जो एक आइडियल है वो ये है कि फर्स्ट 3 मंथ में एक, उसके बाद हर महीने एक, 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद में हर 15 दिन तक एक, और लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वीकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें विजिट करना है, और विजिट करने के बाद में अपने बारे में अपने डॉक्टर के पास जाकर चीज़ों को एंडोर्स कराना है कि हमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हमें वॉमिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वॉमिटिंग क्या इतनी है कि घर में मैनेज हो सकती है, या फिर हमें जो है हॉस्पिटलाइज होकर उसका सप्लीमेंट लेना है। तो जिस तरह की लेडीज़ के कंप्लेंट्स हैं वैसे ही वो जो एंडोर्स कराएंगी, सो दैट दे विल बी एबल टू नो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। क्योंकि एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये मैं बताऊं कि अगर 100 में से एक प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क है, तो बेसिकली हमारा टारगेट है वो एक, हमारा 99 टारगेट नहीं है, क्योंकि 99 तो घर में हो या बाहर हो नॉर्मल हो ही जानी है। लेकिन इस एक को पकड़ने के लिए हमको 100 के 100 लोगों को विजिट कराना होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर 4 बच्चे नॉर्मल हुए तो 5वां में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। कॉम्प्लिकेशन जितनी ज्यादा प्रेगनेंसी हो उतने ज्यादा होते हैं। तो हर लेडी ये भूल जाए कि उसकी एक प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं थी तो दूसरे में हो सकती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को जानने के लिए दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी डॉक्टर साहब, मैं दूसरा सवाल मैं ये करूंगी कि उमूमन क्या होता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो लड़की जो है वो नई नई शादी में होती है उसकी, तो घर के लोगों के साथ, अफराद खानदान के साथ उसकी हमाहंगी या उसके एडजस्टमेंट में वक्त लग जाता है, और वो उसी उधेड़-बुन में होती है, जहनी तौर पर थोड़ा सा मुतासिर, और उस दौरान अगर प्रेग्नेंट हो गई तो फिर नफ्सिया उसकी बच्चे के नफ्सियात पे क्या उसके असरात मुरतब होते हैं? कुछ अगर माँ जो है वो परेशान है या एडजस्ट नहीं हुई है या कुछ जहनी तनाव का शिकार है, तो क्या बच्चे के ऊपर शुरू से ही उसके असरात पड़ने लगते हैं? और
आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, पर इसका मैं आपको 2 एस्पेक्ट से जवाब दूंगी। पहला तो मैं आपको ये जवाब दूंगी कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप जिस पे आपने निशानदही की है, हर शादी के बाद हर लेडी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अलग माहौल से जाती हैं, अलग जगह एडजस्ट हो रही हैं, तो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। ये सिर्फ एक के करने से नहीं होगा, ये हम फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी है, दोस्तों की जिम्मेदारी है, हमारे आपस में मिलने जुलने वाले ग्रुप की जिम्मेदारी है। तो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसके कई सारे ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप तो होता है इमीडिएट फैमिली, जो उसकी फैमिली में सास हैं, नंद हैं, बहनें हैं, जेठानियां हैं, जो इससे पहले एक्सपीरियंस ले चुकी हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन रखना चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि उस फेज से वो लोग गुजर चुके हैं जो आपकी सास हैं या आपकी जेठानी हैं। और हर सास को और याद रखना पड़ेगा कि सास भी कभी बहू थी। तो उस तरह से उनको कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, एक और ग्रुप होता है जो वो छोड़कर आई हैं, हालांकि छोड़कर नहीं आई हैं, अभी भी वाबस्ता हैं, वो अपने घर का ग्रुप है, अपनी बहन है या अपनी दोस्तें हैं। तो दूसरा ग्रुप जो उनके फ्रेंड्स एंड प्रीवियस फैमिली का है, उस ग्रुप के साथ भी उनको डिस्कशन करते रहना चाहिए। और एक ग्रुप होता है कि जो आसपास के लेडीज हैं, जैसे जेठानी, उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, उन एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करना चाहिए। तो 2 तरह से ये एक्सपीरियंस शेयर होगा। पहला तो होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप डिस्कस करें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उस लेडी के लिए तो ज़रूरी है ही है, और दूसरा जो सवाल का आपका पार्ट था कि बच्चे पे क्या असरात मुरतब होते हैं, बच्चे पे डायरेक्टली सारे असरात मुरतब होते हैं, वो चाहे फिज़िकल हों कि फिज़िकल उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या वो घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं। तो इस सब में हेल्प करना उस लेडी की जिम्मेदारी के साथ साथ फैमिली फ्रेंड्स की भी जिम्मेदारी है कि हम एक प्रेग्नेंट लेडी को उसकी डायरेक्शंस दिखाएं, क्योंकि बच्चे पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं अगर इन सब चीज़ों का तदारुक नहीं किया गया। जी। और एक सवाल ये भी है कि एक मिथ कह लीजिए या फिर जो भी, ये कहा जाता है कि खवातीन अगर हमल के दरमियान खूब काम करें जिस्मानी तो डिलीवरी में आसानी होगी और ऑपरेशन से बचा जाएगा। तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगी, ये बात बिल्कुल कहाँ जी, तक सही है? ये आपके बड़े सवाल बड़े सटीक, बड़े अच्छे और बहुत ही फोकस्ड हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये जो है काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके भी 2 पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि काम करने का मतलब क्या ये है कि हम बिल्कुल अपनी जगह से आराम अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल जगह से ना उठें, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के काम भी हम ना करें, रूटीन वर्क भी ना करें, ये मतलब नहीं है। एक होता है ओवर वर्क, तो ओवर वर्क कभी नहीं करना है। और रेस्ट का वर्ड भी अगर इस्तेमाल होता है तो रेस्ट का मतलब है आराम के टाइम आराम करना है, काम जी के टाइम रूटीन वर्क खुद करना है। तो जी इसमें वॉकिंग हमेशा एडवाइजेबल होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके जॉइंट्स को जो है वो बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। वो रिलैक्स करने के साथ में आपको पेन हो सकता है, कमर में टांगों में दर्द हो सकता है, तो वो करने का एक ही तरीका है कि आप जी जो हैं रूटीन वर्क करते रहें, इस तरह की जी एक्टिविटीज़ करते रहें जिसमें आपको घुटनों के बल नहीं बैठना है, आपको उकड़ू नहीं बैठना है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है। जी हल्की जी फुल्की एक्सरसाइज भी करनी है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये 2 तरह से आप पर इफेक्ट डालती है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, काम करते हैं, तो पहली बात तो आपके सारे जॉइंट्स जो हैं वो ठीक रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जी जब आप चलती हैं फिरती हैं तो आपकी ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है, कि जब आप जी चलेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन हमारी हर जगह पहुंचेगी, बच्चे को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि रेस्ट का मतलब क्या है और काम का मतलब क्या है। ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए, सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा घर में नहीं होनी चाहिए कि भाई प्रेगनेंसी है तो मेहमान 10 आए हैं, तो जो रूटीन काम कर रही थी उससे हटकर वो करेगी तो वो उसका ओवर बर्डन होगा। उसका ख्याल हम लोगों को रखना है, लेकिन काम जितना करेंगे उतना उनकी अपनी बॉडी के लिए अच्छा है। और बहुत सिजेरियन का अच्छी बात ताल्लुक कही। इससे कुछ नहीं है। मुझे नहीं जी लगता जी है कि जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं उनकी प्रेगनेंसी जो है वो सिजेरियन होना लाजमी हो जाता है, ऐसा नहीं है।
सिजेरियन के अपने इंडिकेशंस हैं, अब वो इंडिकेशंस जो है पूरी तरह से पूरे हो रहे हैं, या जो आप पूछना चाह रही हैं कि जो लोग बिल्कुल आराम तलब होते हैं उनका हर हाल में सिजेरियन होना, ऐसा नहीं है। उसके अपने अलग इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह जी से जी, सिजेरियन किया जाता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और एक सवाल ये भी है कि आजकल जो है हम देख रहे हैं कि सी सेक्शन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ कम वो बढ़ रहा है रुझान। ज्यादातर देखा जा रहा है कि नॉर्मल केसेस बहुत ही कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है कि ये कम होता जा रहा है? पहले जैसे पहले ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती थी और अब जो है ज्यादातर ऑपरेशन इसी सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, इसको अगर आप ब्रॉड व्यू में देखें तो आपको ये समझ आएगा कि पहले जो डिलीवरीज होती थी वो आमतौर पे होम डिलीवरीज होती थी। होम डिलीवरीज का जी मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल विजिट्स भी नहीं होते थे। जब विजिट्स भी नहीं होते थे तो वहाँ पर डिलीवरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, किस वजह से बच्चे जो हैं मुर्दा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 99% सब नॉर्मल होगा, सिर्फ जो जी वन जी है उसी के लिए हमको कॉम्प्लिकेशन ढूंढी। तो पहले आपने देखा होगा मोर्टेलिटी रेट बच्चों का ज़्यादा होता था, जी जो जी अब कम है। एक तो ये रीज़न है। अब क्या है कि इंस्टीट्यूशनल विजिट्स बढ़ गए हैं तो कॉम्प्लिकेशंस पहले नोटिस में आ जाती हैं। जी अब जी माल प्रैक्टिस सब जगह होती है, बट जी हर एक के ऊपर हम उसको नहीं कह सकते। वो अपने एक्सपीरियंसेस से हमें पता होता है, हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमारे जी पास एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो बेवजह सिजेरियन कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, नॉर्मल डिलीवरी में एक इंस्टीट्यूशन को काफ़ी पैसा मिल जाता है जो प्राइवेट का होता है, जबकि सिजेरियन के अंदर उनकी मैन पावर भी लगती है, एनर्जी भी लगती है, इंस्ट्रूमेंट्स भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा बनाने के लिए ही सिजेरियन करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा। जी माल प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं अपनी बहनों जी से कहना चाहती हूँ कि सिजेरियन को कभी भी टैबू की तरह से ना लें। इसको जी आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने ग्रुप के एक्सपीरियंस से, डॉक्टर के साथ में बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग रख के आप ये समझ सकती हैं कि वाकई ही आपको सिजेरियन की ज़रूरत है, जो होनी चाहिए, या फिर ये जो है गैर ज़रूरी तौर पर आपका जो है परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसके लिए भी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अगर कायदे से काउंसलिंग करवाएं और कायदे के साथ में अपने ग्रुप के साथ जुड़े रहें तो यकीनन उनको खुद पता चल सकता है कि नहीं, इस टाइम मुझे ज़रूरत है, एंड दे कैन टेक देयर डिसीजन। और टाइमली सीजर करके बेबी एंड मदर दोनों को सेव किया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहबा, एक सवाल ये भी है कि खवातीन को प्रेगनेंसी के दरमियान सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो वो हम देखते हैं कि आमतौर पे काफी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। अब हम देखते हैं कि गरीब खवातीन हैं, घरों में काम करने वाली हैं और नहीं अफोर्ड कर सकती, तो उनके लिए बड़ा महंगा पड़ता है। तो क्या ये खाने से नहीं पूरा हो सकता? कोई इसका बदल है? हाँ, देखिए, फिर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैं ये बताऊं कि मेरी जो टॉक शुरू हुई थी वो हुई थी इंस्टीट्यूशनल विजिट से। जितने जी भी सेंटर्स हैं, जो पीएचसीज हैं, सेंटर्स हैं, सीजीएचएस डिस्पेंसरीज हैं, इनके जी आसपास में, वहाँ सब जगह फ्री आयरन एंड कैल्शियम सप्लाई किया जाता है। फ्री ओके इम्यूनाइजेशन उनके होता है। बस लेडीज़ को जी जानने की ज़रूरत है कि उनके आसपास डिस्पेंसरीज कहाँ हैं। हमारी इस लोकेलिटी में भी अगर आपको मालूम हो तो बहुत सारे हमारे पास सीजीएचएस डिस्पेंसरीज हैं। ख़ासतौर से ओखला हेड से आगे आप बटला हाउस की तरफ चलेंगे, वहाँ डिस्पेंसरी है, टोटल फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे जी वैक्सीनेशन वहाँ फ्री होते हैं। मैं आपको अभी बताऊं, मेरी बिटिया जो हैं ट्रैवल किया है उन्होंने, तो उनको 4 वैक्सीनेशन 10,000 रुपये में होली फैमिली में ऑफर हुए। और जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने नवाजा है, शायद उनको लगता है कि प्राइवेटली हम लगवा रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, हम अपने बच्चे की ज़्यादा केयर कर सकें। पर मैं आपको बताऊं, कहीं पर भी वैक्सीनेशन किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के अलावा या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी प्राइवेट को नहीं दिया जाता। प्राइवेट वाले भी अगर लेते हैं तो वहीं से लेते हैं। तो ये सवाल ख़त्म हो जाता है कि आप प्राइवेटली लगवाएंगे तो अच्छा होगा और गवर्नमेंट का लगाएंगे तो ख़राब होगा। ये इम्यूनाइजेशन हर लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बच्चे को आफ्टर डिलीवरी, फ्री और बहुत इकोनॉमिकल और बेस्ट लग सकता है। तो उन सबको ये दवाएं वहाँ से ले लेनी चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि एडिशनली सिर्फ वो नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि जो लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं उनको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा, जिसमें आयरन और कैल्शियम वो घर में ले सकते हैं।
दूध ज़रूर पिएं, अंडा ज़रूर खाएं, इसके साथ जो है जो रेड मीट है उसका सेवन कर सकते हैं। अनार का सेवन बहुत अच्छा है। और बेस्ट है आंवला। आंवला किसी भी फॉर्म में लें, मुरब्बे की फॉर्म में लें, पका कर लें, कच्चा खाएं, क्योंकि आंवले का विटामिन सी एक वाहिद ऐसा विटामिन सी है जो हीट होने पर भी ख़त्म नहीं होता। और आंवले में आयरन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी लेडी जो घर में वो ले सकती है। जिनको डायबिटीज़ हो जाती है वो मुरब्बा ना लें, चटनी खा लें। और चटनी के अंदर मुफर्रे होता है, हरा धनिया, पुदीना अवॉइड कर सकती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में लेडीज, क्योंकि वो जो है थोड़ा इफेक्ट रख सकता है। तो हरी मिर्च, हरा धनिया, आंवला, ये अपने खाने में वो मुस्तकिल इस्तेमाल कर सकती हैं और कितना भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो घर में रहकर भी वो आयरन और कैल्शियम ले सकती हैं। फ्रूट जरूर लें, एवोकाडो लें अगर कोई ले सकता है, नहीं ले सकता है क्योंकि एवोकाडो बहुत महंगा होता है। तो जो भी फ्रूट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके अंदर किरकिरापन होता है उनमें कैल्शियम बहुत होता है। तो अब जो लोग चीकू खा सकते हैं उसमें आयरन भी है। अमरूद ले लीजिए, अमरूद में आयरन बहुत ज़्यादा है। और जितने भुरभुरे हैं ये, इन सब के अंदर कैल्शियम होता है। तो आयरन कैल्शियम के अपने फ्रूट सप्लीमेंट बढ़ा दें, वेजिटेबल सप्लीमेंट्स बढ़ा दें। चुकंदर इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम जो बहुत फ़ायदा करता है। और फिश अगर खाते हैं तो फिश ऑयल के साथ में, स्किन के साथ में खाएं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला उनको हेल्प करेंगी कि आयरन और कैल्शियम उनको मिल जाए। और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत जहाँ तक होती है कॉस्टली होने की, वो उनको उतनी अमाउंट में उतने ड्यूरेशन के लिए मिल जाती है जितनी उनके बच्चे को ज़रूरत है डिस्पेंसरी से। तो सप्लीमेंट भी लेना चाहिए साथ में। जी जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। आखिर में हमारी मैगजीन जो है हादिया, उसके नाजरीन के लिए आप उमूमी तौर पर क्या राय देना चाहेंगी, क्या पैगाम होगा आपका? ये आखिरी सवाल। जी बिल्कुल। तो जो भी हमारे नाजरीन हैं, पहली बात तो मैं जानती हूँ कि वो सब ये समझें कि एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि मैं अपनी मतलब एक प्लेटफॉर्म है मेरा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन हर लेडी को ये जानना होगा कि हर एक लेडी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होती है, वो बहुत कुछ दे सकती है। तो हमको हमारी कैपेसिटी में हम जो कुछ दे सकते हैं एक दूसरे के लिए हमको करना चाहिए। अपना बॉन्ड हमें अच्छा करना चाहिए। वो बॉन्ड चाहे आपके साथ हो, चाहे मेरे साथ हो, चाहे हादिया के साथ हो, या हम लोगों के आपस के साथ हो। हम सब परफेक्ट नहीं होते, हम सब में कमियां होती हैं। कमियों को हटाते हुए अपनी पॉजिटिविटी को आगे लेकर आना चाहिए। एंड एवरी लेडी इज़ वेरी मच स्किल्ड। हर एक के अंदर एक यूनिक फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को उभारिए। और बुराइयां सब में होती हैं, और मैं समझती हूँ मुझ में तो इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं कि मुझे लगता है कि आपने मेरी एक अच्छाई को पकड़ लिया कि भाई आपको ये काम करना है। तो अगर मैं आपके साथ में कम्युनिकेट करके कुछ लोगों को मुस्तफ़ीद कर रही हूँ, तो ये हम में से हर एक मुझसे ज़्यादा कर सकता है। तो हम सबको आगे आना चाहिए इंशाल्लाह, और मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि टीम वर्क ऑलवेज वर्क्स। मेरा अपना मानना ये है कि टीम ही काम करती है, कोई एक इंडिविजुअल काम नहीं करता है। जी बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कीमती और मुफीद बातें हमारे नाजरीन के लिए बताई, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, और यहाँ पर आप मौजूद हैं हमारे साथ। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को पूरा करती हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर। अल्लाह हाफिज।